जैसे कि सर ने मेरा तारुफ़ कराया ही है ऑलरेडी कि मैं साइज़मिक हैज़र्ड असेसमेंट और साइज़मोलॉजी मेरे इंटरेस्ट में शामिल हैं। मेरा अपना बैकग्राउंड जो है वो तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। मैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग्स और ब्रिजेज़ और इन चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। मेरे ख्याल है आप में से भी कुछ लोग सिविल के बैकग्राउंड से शायद होंगे। और उसके बाद फिर एमएस मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में की और फिर पीएचडी भी। सो प्राइमरीली इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हूँ और ज़ाहिर है कि जिस तरह से हम साइज़मोलॉजी को और साइज़मिक हैज़र्ड असेसमेंट को डील करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है उस व्यू पॉइंट से जिससे आप देखते हैं, सोशल साइंटिस्ट देखते हैं। तो ये एक तरह का मेरे लिए चैलेंज भी है। मेरे पास फॉर्मल स्लाइड्स भी हैं दिखाने के लिए जो कि मेरे लेक्चर्स हैं या सेमिनार की स्लाइड्स हैं, लेकिन वो मोस्टली उनमें से आई थिंक आप के रेलेवेंट शायद ना हो। सो मैंने कुछ सिलेक्शन की है उनमें से, उन स्लाइड्स में से, उन लेक्चर्स में से जो आपसे समहाउ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ किया जा सकते हैं। इस बेसिक प्रीएम्बल के साथ स्टार्ट करते हैं। मैंने ये डिसाइड किया है कि ये लेक्चर असल में 2 सेशंस में होगा, एक सेशन आज और एक नेक्स्ट वीक, ठीक है। मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करता हूँ कि मैं किन चीज़ों पे बात करूँगा और फिर आप भी इसमें बिल्कुल अपनी राय दे सकते हैं। कोई कमेंट है या किसी जगह भी अगर आप चाहते हैं कोई बात करना तो उसी वक्त मुझे बेशक रोकें और अपनी बात करें, या कोई क्यूरी है तो ज़रूर बताएं। अब जाहिर है कि मेरे से एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं कोई टेक्निकल टर्म यूज़ नहीं करूँगा, कोई इक्वेशन नहीं दिखाऊँगा, कोई इस तरह की चीज़ जो बेसिकली जो साइज़मिक हैज़र्ड एनालिसिस की मैथमेटिक्स है उसमें हम नहीं जाएंगे। अब अगर कोई ऑल्दो कि मैंने एक इन स्लाइड्स को रिफ़ाइन किया है, बट अगर फिर भी कोई चीज़ आ जाती है तो मैं उसको स्किप करूँगा या कोशिश करूँगा ये एक्सप्लेन करूँ कि वो क्या चीज़ है। ये जो स्लाइड्स हैं जो मैं यूज़ करूँगा असल में ये मैंने अपने पीएचडी एडवाइज़र के साथ मिल के बनाई हैं। प्रोफेसर पेनंग उनका नाम है। उनकी ड्यू एक्नॉलेजमेंट के साथ मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। असल में आपके जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर इरफान और मैं, असल में वो थाईलैंड में ही मिले थे। हमने एक ही यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, बट मेरा एरिया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग था और इनका डिज़ास्टर मैनेजमेंट या अर्बन प्लानिंग था। मेरा प्लान ये है कि मैं बेसिक साइज़मोलॉजी से स्टार्ट करूँगा, यानी जो साइंस ऑफ अर्थक्वेक्स है, और उसमें फिर अर्थक्वेक्स की कॉजेज़, उनको कैसे मेजर किया जाता है, उनको कैसे उनकी इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है, इन पे डिस्कस करेंगे। ये जो पहला टॉपिक है ये तो प्योर हम साइंस ऑफ अर्थक्वेक्स पे बात करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि इससे मेरी मुराद ये होगी कि वो बेसिक चीज़ें जो हर किसी को मालूम होनी चाहिए और आपको एज अ सोशल साइंटिस्ट पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद साइज़मिक हैज़र्ड एनालिसिस। हम इंजीनियरिंग वाले लोग साइज़मिक हैज़र्ड को कैसे क्वांटिफाई करते हैं, मैं ये आपको बस इंट्रोडक्शन एक इसका दूंगा। उसका एग्जैक्ट डिटेल प्रोसेस तो शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा इन 2 सेशंस में। एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम मेनली क्या क्या चीज़ें कंसिडर करते हैं और फिर फाइनली हैज़र्ड को क्वांटिफाई करते हैं। हैज़र्ड से मेरी मुराद ये कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि फ्यूचर में किस लेवल का कहाँ कितना अर्थक्वेक आ सकता है। हमारे यहाँ साइज़मिक हैज़र्ड की एक बड़ी वेल डिफाइंड मैथमेटिकल डेफिनेशन है और फिर उसको क्वांटिफाई किया जाता है डिफरेंट मेथड्स से, और उनमें से एक लेटेस्ट मेथड कहलाता है प्रोबेबिलिस्टिक साइज़मिक हैज़र्ड असेसमेंट PSHA। इसका एक ओवरव्यू दूंगा कि इनमें वो क्या बड़े बड़े स्टेप्स हैं जो देखे जाते हैं, और फाइनल आउटपुट आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा कि इस प्रोसेस से हमारे पास क्या चीज़ आती है। अगर आप आउटपुट को समझने के काबिल हो जाएं तो वो आपके लिए बहुत यूज़फुल एक चीज़ है, बिकॉज बार बार आपको साइज़मिक हैज़र्ड मैप्स से वास्ता पड़ेगा। जब भी आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट की कोई भी स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे या कोई भी पॉलिसी बनाएंगे तो उसकी बेसिस आपका साइज़मिक हैज़र्ड मैप होगा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन कि कहाँ पर किस लेवल का कितना अर्थक्वेक आ सकता है, किस फ्रीक्वेंसी से आ सकता है। पहले 2 टॉपिक तो असल में देखा जाए तो एक ही चीज़ है, साइंस ऑफ अर्थक्वेक्स पे हैं या साइज़मिक हैज़र्ड असेसमेंट की साइंस।
ये जो अगले 3 टॉपिक हैं ये मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा और ये पाकिस्तान स्पेसिफिक होंगे। बात स्टार्ट करेंगे कि पाकिस्तान की बेसिक साइज्मोलॉजी क्या है, ठीक है, यानी पाकिस्तान में क्या साइज्मिक फीचर्स हैं जो पोटेंशियल सोर्सेज हैं फ्यूचर अर्थक्वेक्स के। पाकिस्तान के लिए जो साइज्मिक हैज़र्ड असेसमेंट की स्टडीज़ अभी हो चुकी हैं उनका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, उनके डायरेक्टली आपको उनके रिजल्ट्स या उनके आउटपुट दिखाऊंगा, और एंड पे कुछ इश्यूज़ और चैलेंजेस हैं जो अर्थक्वेक रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड हैं। असल में देखा जाए तो ये लास्ट टॉपिक ही डायरेक्टली आपके रेलेवेंट है। सो इस तक पहुंचने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जहां से हम सब से गुजरेंगे और फिर एंड पे वो चैलेंजेस मैं आइडेंटिफाई करूंगा अगले सेशन के एंड पे। जैसे कि मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि मैं पाकिस्तान बिल्डिंग कोड की डेवलपमेंट में शामिल हूँ। पीईसी की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने पाकिस्तान का भी एक रीसेंट अपडेटेड साइज्मिक हैज़र्ड असेसमेंट किया है। उस पूरे प्रोसेस के दौरान कुछ चैलेंजेस मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ उनका जिक्र करेंगे इस लास्ट टॉपिक में। आज सिर्फ टॉपिक 1 और टॉपिक 2 यानी साइज्मोलॉजी, अर्थक्वेक्स क्या हैं, क्यों आते हैं, और फिर इनके हैज़र्ड्स को क्वांटिफाई करने का हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में क्या वेल इस्टेब्लिश तरीका है। तो जो भी स्टेट ऑफ द आर्ट तरीका है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसका एक जिस्ट आपको दूंगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। अगेन आई रिपीट कि किसी भी जगह कोई क्वेश्चन है, बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि अनलाइक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आप लोग काफ़ी इंटरेक्टिव क्लासेस करते होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है तो आप मुझे उसी वक्त बताएं, उसी वक्त रोकें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स। कुछ चीज़ें तो इस पहले सेशन में आई थिंक आपको मालूम होंगी, जनरल इंफॉर्मेशन के कैटेगरी में आ जाती हैं। अर्थक्वेक हम कहते हैं एक सडन शेकिंग या वाइब्रेशन को जो अर्थ की टॉप सरफेस पे हम एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग हैपनिंग अंडरग्राउंड, और असल में वो एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से हम फील करते हैं, जो कि एक ख़ास रीज़न की वजह से डेवलप होती है। वो एनर्जी असल में वो रिलीज़ होती है, पहले वहाँ स्टोर हुई रहती है फिर रिलीज़ होती है, और वो रिलीज़ ऑफ एनर्जी असल में हम अर्थक्वेक की शक्ल में एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये एक मूवमेंट है या एक वाइब्रेशन है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है या इसकी अंडर साइंस क्या है वो हम देखेंगे। आमतौर पे हम अर्थक्वेक्स को 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स जो सबसे ज़्यादा कॉमन अर्थक्वेक्स हैं, मोर देन 90% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक्स आर टेक्टोनिक, यानी आम तौर पे जब हम अर्थक्वेक कहते हैं तो उससे मुराद टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स ही होते हैं, और ये इस वजह से होते हैं, अभी इसी में डिटेल में आगे जाएंगे, बट दे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन रॉक्स ब्रेक सडनली इन रिस्पॉन्स टू सम स्पेशल जियोलॉजिकल फिनोमेना। वो जियोलॉजिकल फिनोमेना क्या है वो अभी हम देखेंगे, बट करंटली वी कैन जस्ट सिंपली से कि अर्थ की सरफेस पे कुछ क्रैक्स हैं, दे इंटरैक्ट, ठीक है, और कुछ क्रैक्स नए डेवलप होते हैं, और उस इंटरेक्शन की वजह से, उन क्रैक्स की मूवमेंट्स की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है जो हमें अर्थक्वेक्स की शक्ल में महसूस होती है। उस एनर्जी की रिलीज़ को टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स कहते हैं। इसके अलावा वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स हैं, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी जो कि एक और जियोलॉजिकल फिनोमेना है, उसकी वजह से अर्थ की क्रस्ट में जो शेकिंग आती है। कोलैप्स अर्थक्वेक, अगर कोई अंडरग्राउंड पॉकेट्स हैं वो सडनली कोलैप्स कर जाती हैं, उसकी वजह से अगर कोई अर्थक्वेक आ जाए। और फिर ह्यूमन कॉज्ड एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स, किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से अगर कोई वाइब्रेशन आपको अर्थ की क्रस्ट में महसूस हो, वो अर्थक्वेक फिर इस कैटेगरी में आ जाएगा। बट मोस्टली अगर आप सिर्फ अर्थक्वेक का जिक्र करें तो उससे मुराद टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स हैं, ठीक है। इनको टेक्टोनिक ही क्यों कहते हैं वो आगे हम देखेंगे। इनके कॉजेज़ के बारे में जो सबसे पहली थ्योरी जिसका जिक्र होना चाहिए वो तो हमें सब जो ओल्ड माइथोलॉजीज़ हैं उनसे मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप में से किसी ने कभी ये बचपन में वाक़या सुना है कि अर्थक्वेक इस वजह से आते हैं कि एक गाय ने अर्थ को अपने सींगों पे उठाया हुआ है, और वो जब थक जाती है तो अपने एक सींग से दूसरे सींग पे ट्रांसफ़र करती है। किसी ने सुना हो
क्या आप इस पे यकीन करेंगे कि आज से 50-100 साल पहले ऐसे लोग थे जो वाकई ये समझते थे? क्या आप ये यकीन करेंगे कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो इसको दुरुस्त समझते हैं? हमारे यहाँ डिफरेंट सर्वेज होते हैं, मैं ख़ुद भी डॉक्टर इरफान के साथ शामिल रहता हूँ अर्थक्वेक्स के सोशल एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने में। तो उनमें बहुत सी ऐसी स्टडीज़ की गई हैं जो हमारे यहाँ के सर्वे हैं। मेरा अपना एरिया ज़ाहिर है इससे डिफरेंट है, बट मैं फिर भी इसमें इंटरेस्टेड हूँ। सो अगर आप अभी भी नॉर्दर्न एरियाज़ में, हमारे यहाँ जो हाई साइज्मिक प्रोन एरियाज़ कंसिडर किए जाते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी ये सोशल मेमोरी एग्जिस्ट करती है, लोगों को पता है अर्थक्वेक क्या होता है, हर किसी ने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, वहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जो कि अर्थक्वेक की कॉजेज़ में ऐसी कॉजेज़ जो हैं जो कि ओल्ड फोकलोर से, माइथोलॉजी से आई हुई हैं, वो लिखते हैं सर्वे में। हमें आंसर मिले हैं ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ मोर देन 90% ऑफ द लोग जो रीज़न लिखते हैं वो नॉन साइंटिफिक होती है, फिज़िकल नहीं होती, या इसी तरह की माइथोलॉजी से रिलेटेड होती है। सो ये स्लाइड्स चूँकि मेरे एडवाइज़र ने बनाई थी ओरिजिनली, जो मैंने बाद में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मॉडिफाई की, सो आइडियली मुझे इसकी जगह वो बैल वाली स्टोरी डालनी चाहिए जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में चलती रही। ये स्टोरी जापानीज़ फोकलोर से आई है कि एक जाइंट फिश है नेमेजू, और वो अर्थ की सरफेस में रहती है, बीनीथ दी सरफेस, और गॉड काशिमा उसको प्रोटेक्ट करता है, और व्हेन एवर काशिमा लेट हिज गार्ड फॉल, और वो थ्रैश करती है उसकी बॉडी उस जाइंट फिश की, दिस इज़ व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक। आम जापानीज़ लोग अपने फोक लोर में ये रीज़न पेश करते हैं अर्थक्वेक्स की। इससे रिलेटेड बल्कि मुझे अभी याद आ गया एक और भी कहानी, चले मैं आपको सुनाता हूँ क्विकली। आपने बर्ट्रैंड रसल का नाम सुना होगा, ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, फ़िलासफ़र था, कई अलूम का माहिर था। उसका एक बड़ा मशहूर इनफाइनाइट टर्टल्स रिग्रेस, आपने ये बात सुनी है कहीं पे? एक जगह पर वो एक लेक्चर दे रहा था और वो ये एक्सप्लेन कर रहा था कि ये अर्थ कैसे बनी, स्टार्स क्या होते हैं, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज़। तो उसको एक बूढ़ी औरत ने कहा लेक्चर के दौरान ही उस हॉल में से कि ये सब कुछ गलत है, असल में तो एक कछुआ है जिसके ऊपर एक अर्थ रखी हुई है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो सब लोग हंसे जैसे कि आप लोग हंसे हैं। तो बर्ट्रैंड रसल ने उससे कहा कि अच्छा तो वो कछुआ फिर किस पे खड़ा है? तो उसने कहा कि वो एक और कछुए पे खड़ा है। और उसने कहा कि वो किस पे खड़ा है? तो उसने कहा फिर एक और उस पे खड़ा है। और ये कछुओं की एक इनफाइनाइट रिग्रेस है। सो इस दफ़ा दोबारा सब हंसे, बट अब बर्ट्रैंड रसल नहीं हंसा बिकॉज उसको बात समझ आ गई। और वो बात ये थी कि देखें अल्टीमेट आंसर कि ये चीज़ क्यों है, या कोई जियोलॉजिकल फिनोमेना, कोई नेचुरल फिनोमेना, उसकी एक्चुअल रीज़न, असल रीज़न तो ना आपको पता है ना मुझे पता है, ठीक है। और ये जो ओल्ड माइथोलॉजी है या वो कछुए वाली कहानी है, वो एक उस वक्त के इंफॉर्मेशन और उस वक्त की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की अटैम्प्ट है। और आजकल के अलूम भी उसी की अटैम्प्ट हैं, लेकिन आजकल के अलूम ज़ाहिर है कि ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं और ज़्यादा दुरुस्त हैं। सो असल में 19th सेंचुरी तक, इवन 20th सेंचुरी के भी मिड तक हम ये नहीं जानते थे कि अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं। 20th सेंचुरी के स्टार्ट में एक थ्योरी डेवलप होनी शुरू हुई जो मिड में आके कंप्लीट हुई। आज तक उसके अंदर से नई नई चीज़ें हमें मिल रही हैं, नई इन्फॉर्मेशन आ रही है जो हमारी पुरानी अंडरस्टैंडिंग को ट्यून कर देती है, मॉडिफाई कर देती है। उस थ्योरी को कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट एक फैक्ट बन चुकी है, ओवर 100 ईयर्स ये डेवलप हुई है और ऑलमोस्ट फैक्ट बन चुकी है। अब इसके अंदर छोटी मोटी चीज़ें ट्यून हो रही हैं आजकल, या कुछ जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं वो आंसर किए जा रहे हैं, बट ओवरऑल कहानी आई थिंक हमने हल कर ली है कि अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं। सो इससे अब जंप करेंगे उस थ्योरी पे जो असल में रीज़न है अर्थक्वेक्स की। वो कहानी जो दुरुस्त कहानी है वो ऑलमोस्ट 1891 से स्टार्ट होती है। इससे पहले अगर आप मिड 1800s में अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में थ्योरीज देखें उस वक्त के लिटरेचर में,
तो ऑलमोस्ट हर वो चीज़ जो आप सोच सकते हैं वो कोई ना कोई थ्योरी एग्जिस्ट करती थी। फॉर एग्जांपल कि अर्थ असल में ये मट्टी ही है जो हमें नज़र आती है, यही ग्लोब इसी से बना है। थ्योरी ये भी थी कि ये पानी से बनी है और इस पानी पर कुछ जगहों पर खुश्की है और वो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। एक थ्योरी ये थी कि ये हॉलो है, और एक थ्योरी ये थी कि ये पानी से ही बनी और पानी समंदरों में आता है उस अंदर से और फिर दोबारा अर्थ के सेंटर में चला जाता है। गर्ज ये कि आप कुछ भी सोचें कि अर्थ का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कोई ना कोई थ्योरी एग्जिस्ट करती होगी, बट किसी को आइडिया नहीं था कि असल में क्या है। ये इतने बड़े स्केल पर ये फिनोमेना है, या ये इतना बड़ा नेचुरल यूँ समझ लें कि रिसोर्स है हमारे पास, कि इसको एक छोटे से ऑब्जर्वेशन से समझा ही नहीं जा सकता। सो मच सो कि इवन हम ये बात कि अर्थ एक ग्लोब है, फ्लैट नहीं है, ये कितनी एफर्ट के बाद और कितने सौ सालों की इंटेलेक्ट के बाद हमें ये दुरुस्त तौर पे मालूम हो सका। सो 1891 में सबसे पहले प्रोफेसर कोटो एक जापानीज साइज्मोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक ऐसी ऑब्जर्वेशन एक अर्थक्वेक के बाद लिखी अपने नोट में कि जो बाद में इस थ्योरी का स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। और वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि ये जो अर्थक्वेक के बाद, किसी भी अर्थक्वेक के बाद हमें कई दफ़ा सरफेस पे बड़े बड़े क्रैक्स नज़र आते हैं, ये इस अर्थक्वेक की वजह से नहीं प्रोड्यूस हुए, अर्थक्वेक इनकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स का, ये रियलाइजेशन, ठीक है। और इसके पीछे उनकी ऑब्जर्वेशन थी, इसके पीछे उनका अपना रिसर्च था, बट पॉइंट यही था कि जो सडन फॉल्टिंग हमें नज़र आती है, ये रीज़न है अर्थक्वेक की, ना कि कॉज है अर्थक्वेक, बेसिकली ना कि रिजल्ट है अर्थक्वेक। सो ये कॉज है ना कि रिजल्ट या इफेक्ट। सो आज भी हम देखते हैं कि कुछ अर्थक्वेक्स के बाद, हर के बाद नहीं बट कुछ के बाद सरफेस पे हमें डेफॉर्मेशंस नज़र आती हैं, और वो कई टाइप्स की हैं। कई दफ़ा हमें ऐसे लगता है कि अर्थ का एक पार्ट दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया है, कई दफ़ा लगता है वो एक दूसरे से दूर हो गए हैं, कई दफ़ा लगता है दे स्लाइड पास्ट ईच अदर, जैसे ये बॉटम पे राइट पे फिगर है कि ये जो फेंस की लाइन थी ये पहले एक ही थी, अब इनमें तकरीबन 2 मीटर का या 1.5 मीटर का गैप आ गया। सो अलॉन्ग दिस येलो लाइन अर्थ हैज़ एक्चुअली स्लाइड पास्ट, 2 पीसीज ऑफ लैंड एक दूसरे के पैरेलल मूव कर गए। इसी तरह कभी ऐसे दिखता है हमें सरफेस पे कि वो अर्थ एक तरफ से उठ गई है, कई दफ़ा देखें एक पीस ऑफ लैंड दूसरे पीस ऑफ लैंड पे आ गया। सो 1906 में अगली डेवलपमेंट हुई कि एक हैरी फील्डिंग रीड नामी जियोलॉजिस्ट ने एक थ्योरी पेश की, और जो थ्योरी ऑफ इलास्टिक रीबाउंड के नाम से बाद में मशहूर हुई। उसने कहा कि होता ये है कि किसी वजह से दोनों पीसेस ऑफ लैंड जो हमें बाद में नज़र आते हैं डिफॉर्म हुए हुए, ये बड़ा स्लोली मूव करते रहते हैं हर वक्त, किसी भी वजह से जो उस वक्त वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। और उस मूवमेंट की जो सोर्स है वो कांस्टेंट है, किसी वजह से इनको मुस्तकिल मूवमेंट के लिए फोर्स मिलती रहती है, और ये एक ख़ास पॉइंट तक उस मूवमेंट को रेजिस्ट करते रहते हैं दोनों पीसेस ऑफ लैंड। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो फोर्स इनकी कैपेसिटी से एक्सीड कर जाती है और दोनों पीसेस ऑफ लैंड एक सडन झटके के साथ रप्चर करते हैं और एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सेटल कर जाते हैं। और इसको इलास्टिक रीबाउंड का नाम दिया उसने कि ये जो सडन रप्चर का प्रोसेस है, दिस इज़ व्हाट अर्थक्वेक इज़। ये रप्चर है जो सरफेस में एकदम आता है और फिर उस पॉइंट से ऑनवर्ड्स ट्रैवल करता है, और वो जो रप्चर का इफेक्ट है वो असल में वो वाइब्रेशन है जो हम अर्थक्वेक की शक्ल में एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये पहली अटैम्प्ट थी अर्थक्वेक की दुरुस्त कॉज आइडेंटिफाई करने में। तो जैसे कि इस एनिमेशन में नज़र आ रहा है कि दोनों पीसेस ऑफ लैंड जो आगे है और जो पीछे है, ये और ये रिलेटिव मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही, और एक पॉइंट पर वो मूवमेंट का जो सोर्स है फोर्स का वो एक्सीड कर जाता है इनकी डिफॉर्मेबिलिटी की जो कैपेसिटी है, और फिर रप्चर आता है और वो एक नई पोजीशन पे डिफॉर्म कर जाते हैं। सो ये बाद में इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी के नाम से
जो है वो फेमस हो गई। और इसमें ज़ाहिर है बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चन थे, कौन उनको मूव करता है, वो फोर्स कहाँ से आती है, और ये क्या कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है या कोई और फिनोमेना है जो इस प्रोसेस को गवर्न करता है। ये सब क्वेश्चंस हैं जो उस वक्त आंसर नहीं किए जा सके। ये एक और एनिमेशन है जिसमें इलास्टिक रीबाउंड का कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि एक ख़ास टाइम तक तो अर्थ अपनी डिफॉर्मेबिलिटी की वजह से वो रप्चर को रेजिस्ट करती है, बट एक ख़ास टाइम के बाद रप्चर हो जाता है। सो आज अगर हम देखें तो जो बड़े बड़े क्रैक्स हैं अर्थ की सरफेस पे, जिनको अब आजकल हम फॉल्ट्स कहते हैं, इनकी कई टाइप्स हैं। एक टाइप कहलाती है नॉर्मल फॉल्ट, जिसमें दोनों पीसीज ऑफ लैंड एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। थ्रस्ट फॉल्ट, जिसमें एक दूसरे की तरफ दोनों पीसीज ऑफ लैंड जा रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर मूव कर गया। और फिर स्लाइड पास्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे के रिलेटिव पैरेलल मूव कर गए हैं। ठीक है, वो राइट लेटरल भी हो सकता है, लेफ्ट लेटरल भी हो सकता है, यानी अगर आप एक जगह पे खड़े हैं तो दूसरा पार्ट जो है वो आपके टुवर्ड्स राइट भी जा सकता है, टुवर्ड्स लेफ्ट भी जा सकता है। सो बेसिकली तो 3 कैटेगरीज आप कह सकते हैं। ये उन्हीं की कुछ एक्सप्लेनेशन है। फिर कुछ ऑब्लिक फॉल्ट्स होते हैं जो इनका मिक्स होते हैं, यानी वो ना एग्जैक्टली एक टाइप के नहीं होते, एक से ज़्यादा टाइप्स का मिक्स होते हैं। सो अभी हमें ये पता कि जो 2 पीसीज ऑफ लैंड हैं जिनमें ऑलरेडी एक क्रैक एग्जिस्ट करता है, वो एक ख़ास पॉइंट से रप्चर को इनिशिएट करते हैं। जब भी वो 2 पीसीज ऑफ लैंड एक दूसरे के रिलेटिव मूव करने लगते हैं तो वो मूवमेंट एक ख़ास पॉइंट से इनिशिएट होती है। ठीक है, और वो पॉइंट फोकस कहलाता है, और उसके बिल्कुल अबव एपिसेंटर जो है, वो जो बिल्कुल अबव पॉइंट है सरफेस पे, उसको एपिसेंटर कहते हैं। अभी हमें बिल्कुल नहीं आइडिया कि ये मूवमेंट क्यों होती है, बट अभी इतना आइडिया है कि 2 पीसीज ऑफ लैंड हैं, वो रिलेटिव टू ईच अदर मूव करते हैं। ठीक है, और वो स्टक हो जाते हैं, और एक ख़ास पॉइंट से ज़्यादा जब फोर्स इंक्रीज़ करती है, जो भी इन्हें मूव करवा रही है फोर्स, तो ये सडन मूव करते हैं, सडनली रप्चर इनिशिएट होता है। सो आई विल स्किप ऑल दोज डिटेल्स जो मैं वैसे ही बताता जा रहा हूँ, तो मुझे इसको मैं रीड आउट नहीं करता। फिर हमें ये भी आइडिया है अब आजकल के ये रप्चर भी कोई यूनिफॉर्म रप्चर नहीं होता, यानी ये जो मूवमेंट है 2 पीसेस ऑफ लैंड की मूवमेंट कोई यूनिफॉर्म मूवमेंट नहीं है। दोनों पीसेस ऑफ लैंड एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव नहीं करते। फॉर एग्जांपल 1992 लैंडर्स अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 7.3 का एक बड़ा फेमस अर्थक्वेक है, उसमें ये सरफेस है। ठीक है, और ये इस सरफेस का क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया गया है। ठीक है, यानी ये डेप्थ का एक्सिस है, ये वाला। आप जितना इसमें नीचे जा रहे हैं आप डेप्थ की तरफ जा रहे हैं। सो ये जो आपकी यूं समझ लें कि ये जो ब्लॉक है ये असल में थिकनेस है जो आपको नज़र आ रही है। इसमें जो कलर है ये मीटर्स में स्लिप है, यानी ये ब्लॉक रिलेटिव टू अदर ब्लॉक कितने मीटर स्लिप हुआ है। अब अगर तो ये एक बिल्कुल कांस्टेंट स्लिप होता हर पॉइंट पे तो ये एक ही कलर होता, बट असल में ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो 8 मीटर्स तक या 6-7 मीटर्स तक स्लिप हुए हैं, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मे बी 1 मीटर। ठीक है, सो विच मीन्स कि ये जो स्लिप है ये कोई कांस्टेंट स्लिप नहीं है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। आप इसको ज़रा विजुलाइज करें कि 2 पीसीज ऑफ लैंड है वो एक दूसरे के पैरेलल स्लिप हुए हैं, लेकिन ये स्लिप अलोंग द डेप्थ सेम नहीं था। ठीक है, किसी पॉइंट पे 8 मीटर, किसी पे 5 मीटर, किसी पे 2 मीटर, 1 मीटर, और अलोंग द डेप्थ भी सेम नहीं और अलोंग द लेंथ भी सेम नहीं, वो लेंथ जो पूरी फॉल्ट लाइन की लेंथ है। ठीक है, टॉप से देखें जी जी, ये मटेरियल डेंसिटी भी कांस्टेंट नहीं होती। सो मटेरियल इज हाईली प्रेशराइज्ड, और इस फ्रिक्शन की वजह से, इस मूवमेंट से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि रॉक्स मेल्ट हो जाती हैं। सो नाउ
एक बेहतर तस्वीर आप खींच सकते हैं इस प्रोसेस की, कि बज़ाहिर हमें लगता है कि ये दो पीसीज ऑफ लैंड हैं जो रॉक्स हैं और ये आपस में स्लाइड पास्ट कर रहे हैं। असल में ऐसा नहीं है। ये जो डेप्थ आपको इस एक्सिस पे नज़र आ रही है ये चंद मीटर नहीं है, ये चंद किलोमीटर भी नहीं है, ये मे बी 50-60 किलोमीटर हो। ठीक है, वो फोकस पॉइंट से होती है, यानी जिसको आम तौर पे कहा जाता है ज़लज़ले का मरकज़, उससे मुराद एपिसेंटर है। और अगर ज़लज़ले की जो गहराई है वो असल में ये है कि ये जो स्लिप है ये पहली दफ़ा किस पॉइंट से इनिशिएट हुई। असल में जहाँ तक हमारी डिस्कशन अभी पहुँची है उसमें तो इसका जिक्र नहीं आया, बट रियल सिनारियो आप ये इमेजिन करें कि दो पीसेस ऑफ लैंड हैं, इनमें एक क्रैक है, वो क्रैक नीचे तक एक्सटेंड किया हुआ है, अब वो एग्जिस्ट करता है क्रैक, और लेट्स से कि इन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर कोई फोर्स है जो इनको ऑपोजिट मूव करवा रही है। अब ये जो ऑपोजिट मूवमेंट है इसको क्या चीज़ रोकेगी? इसको उस क्रैक के अंदर की फ्रिक्शन रोकेगी। अलॉन्ग द डेप्थ बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स होंगे, रॉक्स होंगी जो आपस में जैग्ड होंगे, जो इस मूवमेंट को रोकेंगे। ठीक है, और वो फोर्स जो इनको मूव करवाना चाहती है वो कांस्टेंट है, तो वो ओवर द ईयर्स, ओवर 100 ऑफ ईयर्स वो अक्यूमुलेट करेगी एनर्जी को। फिर एक दिन वो फ्रिक्शन जो की वजह से जो मूवमेंट रुकी हुई थी वो सडन रिलीज हो जाएगी। ठीक है, एंड दैट सडन रिलीज और दैट सडन रप्चर इज व्हाट वी एक्सपीरियंस एज अर्थक्वेक। सो पहली दफ़ा जहाँ से रप्चर इनिशिएट होगा अलॉन्ग द डेप्थ, कोई पॉइंट होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से रुकावट थी और वो जैसे ही ओवरकम हुई और स्लिप हो गया, वो पॉइंट फोकस कहलाएगा, और उसके बिल्कुल ऊपर सरफेस पे जो पॉइंट होगा वो एपिसेंटर होगा। इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस बेसिकली डेप्थ है। हाँ, यूं समझ लें, बिल्कुल इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डेप्थ है। सो फोकस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द रप्चर इनिशिएट, वो मूवमेंट पहली दफ़ा स्टार्ट हुई, उसके बिल्कुल ऊपर पॉइंट चले जाएं तो वो एपिसेंटर है। ठीक है, अच्छा, और जो मूवमेंट होगी वो ज़ाहिर है इस एग्जिस्टिंग क्रैक के अलॉन्ग होगी। जो फॉल्ट लाइन पहले से ही एग्जिस्ट करती है उसके अलॉन्ग, उसके पैरेलल में मूव करेगा, यानी या तो ये पूरा ब्लॉक उसके ऊपर चला जाएगा इस प्लेन के अलॉन्ग, या इसके स्लाइड पास्ट करेगा। ठीक है, सो मूवमेंट होगी इस एग्जिस्टिंग क्रैक के अलॉन्ग, लेकिन जो जिस पॉइंट से इनिशिएट होगी अलॉन्ग द डेप्थ वो पॉइंट हाइपोसेंटर कहलाता है या फोकस कहलाता है। ठीक है, और हाइपोसेंटर या फोकस के बिल्कुल ऊपर सरफेस पे जो पॉइंट होगा वो एपिसेंटर कहलाएगा। अब आइडियली तो होना ये चाहिए कि अर्थक्वेक का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, जो शेकिंग है, वो एपिसेंटर पे फील होनी चाहिए ना, बट ऐसा नहीं होता कई दफ़ा, बिकॉज आपको पता है कि मूवमेंट अलॉन्ग द लेंथ हो रही है, तो ये बिल्कुल मुमकिन, तो फिर उस सूरत में क्या होगा कि इस प्लेन के या इस लाइन के अलॉन्ग जितने एरियाज़ हैं दोनों तरफ, उन सब को हाईएस्ट मूवमेंट जो है वो एक्सपीरियंस होगी। ठीक है, सो अब देखें फॉर एग्जांपल ये जो प्लेन है, ये एंगल ऐसा है, और मैंने आपको बताया कि ये डेप्थ किलोमीटर्स में होती है, तो ये मुमकिन है कि आपका जो सरफेस के ऊपर जहाँ पर फॉल्ट है और जो एपिसेंटर है उसमें मे बी कई किलोमीटर का डिस्टेंस हो, मे बी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस हो। मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, ये बिल्कुल मुमकिन है कि आपके एपिसेंटर में और आपकी फॉल्ट लाइन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो, ये डिपेंड करता है उस प्लेन के एंगल पे। ठीक है, और फिर उसकी डेप्थ पे भी। अगर फोकस यहाँ पे होता बॉटम पे, तो आपका एपिसेंटर यहाँ पे होता टॉप पे। ठीक है, तो फिर फॉल्ट प्लेन का, फॉल्ट लाइन का और आपके एपिसेंटर का डिस्टेंस मज़ीद बढ़ जाता। तो इसका मतलब है ये भी कोई रूल नहीं है कि एपिसेंटर पे ही सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी फील होगी अर्थक्वेक की। असल में आप फॉल्ट लाइन से, जो कि जिसने रप्चर इनिशिएट किया है, उससे कितना दूर है। ठीक है, ये ज़्यादा अहम है। फिर इसके अलावा रप्चर जब एक पॉइंट से स्टार्ट होता है तो वो अलॉन्ग द लेंथ ट्रैवल करता है। ठीक है, सो हो सकता है कि आपका यहाँ से रप्चर स्टार्ट हुआ है और अब ये स्लिप जो ट्रैवल कर रही है वो इधर तक पहुँच जाए। ठीक है, यानी ऐसा भी नहीं है कि जो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ फॉल्ट होता है वो सारी की सारी लेंथ इकट्ठी मूव करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। एक फॉल्ट का एक छोटा सा पोर्शन भी रप्चर कर सकता है और बाकी फॉल्ट इंटैक्ट रह सकता है।
ठीक है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि पूरा का पूरा फॉल्ट लाइन पूरा का पूरा इकट्ठा स्लिप कर जाता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये कुछ केसेस में 1000 किलोमीटर्स तक भी ये मूवमेंट जो है वो देखी गई है कुछ अर्थक्वेक्स में। ये तो सारी एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइंस की बात होती है ना, क्या ऐसा जो नई फॉल्ट लाइन डेवलप होती है उसका क्या है? ये प्रोसेस इतना स्लो है कि हमारे लाइफ स्पैन में तो कोई नई फॉल्ट लाइन डेवलप नहीं होगी। अभी आप जब इस प्रोसेस को देखेंगे कि इसका रेट क्या है, चीज़ें किस रेट पे मूव हो रही होती हैं, या कोई भी जियोलॉजिकल चेंज अगर लानी है तो उसके लिए कितने साल चाहिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम तो एक बहुत नैरो स्लाइस को देख रहे हैं। असल में यह फिनोमेना मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहता है कोई नोटिसेबल डिफरेंस लाने में। सो ये जो फोर्सेस हैं जो आपके दो पीसीस ऑफ लैंड को मूव करवाना चाह रही हैं, ये 1 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट से मूव करवाना चाह रही होती हैं, या 0.5 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी आम तौर पे समझाने के लिए कहा जाता है कि अगर इन ब्लॉक्स को फ्रीली मूव होने दिया जाए तो ये उस रेट से मूव करेंगी जिस रेट से हमारे नाखून बढ़ते हैं, ठीक है, यानी बहुत स्लो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एनर्जी स्टोर होने का प्रोसेस है फ्रिक्शन की वजह से, ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक जारी रह सकता है। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक वो स्टक रह सकते हैं दोनों ब्लॉक, और फिर एक दिन सडनली वो ओवरकम हो जाएगा और वो रिलीज़ होगा। तो ये फिनोमेना हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के साइकिल पर मुश्तमिल है। हम इसको उस हालत में समझ रहे हैं जिस हालत में ये पिछले कुछ 100 सालों से है, ठीक है। सो एक एग्जिस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, लेकिन ये एग्जिस्टिंग चीज़ ऐसी है कि जो अगले मज़ीद कई 100 साल तक तब्दील नहीं होगी, ठीक है, और हम इसको ज़्यादा बेहतर समझते रहेंगे। जी, कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। हमारे जैसे कंट्रीज़ अभी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें अभी ऐसा मुमकिन है कि कोई फॉल्ट लाइन एग्जिस्ट करती हो और हमें पता ना हो, लेकिन बाकी दुनिया में तो हैज़र्ड असेसमेंट इसी का तो नाम है। ये मालूम किया जाए कि कहाँ कहाँ से अर्थक्वेक आ सकता है, और फिर जहाँ से आ सकता है उसकी आने का रेट क्या है, वो कितना एक्टिव है सोर्स या कितना कम एक्टिव है। सो लिहाजा दुनिया भर में ये एफर्ट्स होती रहती हैं, नई से नई हैज़र्ड असेसमेंट्स होती हैं जिनमें जियोलॉजिकल स्टडीज़ के बाद ये देखा जाता है कि फॉल्ट्स कहाँ कहाँ पे लोकेट कर रही हैं, उनका स्लिप रेट क्या है, जीपीएस की मेजरमेंट्स ली जाती हैं, उनको डिग करके उनके स्टेटस को अंडरस्टैंड करके समझने की कोशिश की जाती है कि ये माजी में कब कब स्लिप हुए हैं ये फॉल्ट, ठीक है। सो हमारे जैसे कंट्रीज़ में अभी ऐसा मुमकिन है कि कोई अर्थक्वेक आए और फिर हम इन्वेस्टिगेट करें तो पता चले कि यहाँ पे तो एक अनआइडेंटिफाइड फॉल्ट है, ठीक है। अभी तक पाकिस्तान में तकरीबन 110 फॉल्ट का डेटाबेस बनाया गया रिसेंटली। वो हम लोगों ने ही बनाया, ग्लोबल अर्थक्वेक मॉडल को वो सबमिट हुआ था, वो फिर रिफ़ाइन हुआ। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ये काम करती है, इसके अलावा और भी इदारे हैं जो ये करते हैं। सो वो अनआइडेंटिफाइड फॉल्ट्स वक्त के साथ कम होते जा रहे हैं, ठीक है। सो जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो साइज़मोलॉजिस्ट उसकी खोज में लग जाते हैं कि ये किस वजह से आया, कौन सा फॉल्ट है जो रप्चर हुआ, या इसकी क्या कॉज हो सकती है, उसमें फिर नई फाइंडिंग्स आती हैं। सो करंटली हमें कुछ फॉल्ट्स का तो बहुत कॉन्फिडेंटली पता है पाकिस्तान में कि ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ ख़त्म होते हैं, इनका स्लिप रेट क्या है, इनका फॉल्टिंग मैकेनिज़्म क्या है, ये किस टाइप के फॉल्ट हैं, ये वो स्लाइड पास्ट वाले हैं या थ्रस्ट वाले हैं या नॉर्मल वाले हैं। एक एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये वो अंडमान अर्थक्वेक है जो सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक कहलाता है, मैग्नीट्यूड 9.3। आगे जाके देखेंगे मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है, बट ये एक नंबर है जो उसके साइज़ को बताता है। ये जो कलर है यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये स्लिप है असल में, और जो स्टार है बॉटम पे, दिस इज़ एपिसेंटर, ठीक है। सो अब टॉप से हम देख रहे हैं ये स्लिप एपिसेंटर के नीचे से स्टार्ट हुई है, ज़ाहिर है तभी वो एपिसेंटर है, यानी फोकस जो है वो इस स्टार के नीचे लाई करता है, ठीक है। और वहाँ से ये स्लिप स्टार्ट हुई और एक फॉल्ट लाइन एक एग्जिस्ट करती है ऐसे, उसके अलॉन्ग ये चली है और तकरीबन 1200 किलोमीटर तक ये लेंथ रप्चर हो गई है, ठीक है, जिसके नतीजे में मैग्नीट्यूड 9.3 सुमात्रा अंडमान
अर्थक्वेक आया, ग्रेट सुनामी इसी की वजह से आया। और आप इसमें देखें कि मोर देन 1000 किलोमीटर तक की लाइन रप्चर हुई। अब इसमें जो एरियाज़ यहाँ पर हैं, जो आइलैंड यहाँ पे हैं, वो एपिसेंटर से तो बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी वो हाईएस्ट शेकिंग उन्होंने एक्सपीरियंस की, बिकॉज रप्चर उनकी तरफ ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, सो एक्चुअल में ये डिपेंड नहीं करता कि आप एपिसेंटर से कितना दूर हैं, ये डिपेंड करता है कि क्या रप्चर आपकी तरफ ट्रैवल तो नहीं कर रहा। ठीक है, यानी जो स्लिप हुआ है आप उस पूरी स्लिप की लाइन से कितना दूर हैं, ये ज़्यादा अहम है बनिस्बत सिर्फ एपिसेंटर से। सो ये कुछ और फिगर्स हैं जिनमें फॉल्ट की टाइप्स दिखाई गई हैं। आज हम ज़्यादा कॉन्फिडेंटली फॉल्ट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, कुछ साल पहले तक ऐसा मुमकिन नहीं था। एक बड़ा फेमस फॉल्ट है सैन एंड्रियास, इस पर एक मूवी भी बनी है, आपने शायद देखी हो। वो आई थिंक कोई ज़्यादा फेमस नहीं हुई, बट उसमें भी इस फॉल्ट को असल में मरकज़ बनाया गया है। इस फॉल्ट की वजह से ये दिखाया गया कि कई अर्थक्वेक स्वॉर्म जिसे कहते हैं, कई अर्थक्वेक सीक्वेंसेस में उस एरिया में कैलिफोर्निया में आ रहे थे। ये फॉल्ट ये कैलिफोर्निया के पास है यहाँ पे, और ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, यानी वो जो स्लाइड पास्ट वाला फॉल्ट है। ये उन चंद फॉल्ट्स में से जो सरफेस पे भी नज़र आते हैं। ठीक है, वरना ज़रूरी नहीं है कि हर फॉल्ट सरफेस पे अब मैनिफेस्ट हो। ठीक है, ये उन चंद में से है जो ऊपर से देखे जा सकते हैं, आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये एक डिवाइड है दो पीसीज ऑफ लैंड के दरमियान। बट पाकिस्तान में बहुत से फॉल्ट हैं जो सरफेस से विजिबल नहीं है। 1995 में कोबे अर्थक्वेक आया था जापान में, जिसके बाद बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में, यानी कोबे अर्थक्वेक को बहुत सी नई डेवलपमेंट्स का स्टार्टिंग पॉइंट कहा जाता है। जापान आपको पता है कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अर्थक्वेक रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, रोज़ाना अर्थक्वेक आते हैं, और माजी में बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स भी आ चुके हैं। सो कोबे अर्थक्वेक से हमें हमारी यूँ समझ लें कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स का स्टार्ट होता है। ये एक अखबार की पिक्चर है जिसमें ये दिखाया गया कि ये जो हर ब्लैक डॉट असल में वो लोकेशन है जहाँ से डेड बॉडी मिली है उन्हें डिस्ट्रक्शन के नतीजे में। और अगर आप वो देखें कि वो सारी की सारी डेड बॉडीज़ एक लाइन के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड हैं। असल में ये लाइन फॉल्ट लाइन थी, ये पूरी की पूरी रप्चर हुई, और कतई नज़र इसके कि जहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट देखें कहीं यहाँ से हुआ है, अगले मैप में क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये है अर्थक्वेक का एपिसेंटर, लाइन ये है, सॉरी यहाँ से लाइन है ऐसे। ठीक है, सो एपिसेंटर तो इवन इस फिगर में जो लास्ट अखबार वाली फिगर है उसमें है ही नहीं, कहीं यहाँ पे है लेट से। लेकिन एपिसेंटर से दूर जो लोग लाइन के ऊपर थे, जो लाइन स्लिप हुई, उन्होंने सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी एक्सपीरियंस की और सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ। सो आप देखें कि जो डेथ्स हैं वो बराह रास्त को रिलेट कर रही हैं उस फॉल्ट लाइन से। इसी तरह जो बाकी डैमेजेस हैं, फॉर एग्जांपल फायर इंड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक्स, यानी वो फायर्स जो अर्थक्वेक की वजह से आई, अर्थक्वेक फायर भी ट्रिगर कर सकता है, आपको पता है इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, वो फायर भी इसी लाइन पर लोकेट की जा सकती है। सारा का सारा डैमेज इस फिगर में दिखाया गया है कि कोई ब्रिजेस कलैप्स हुए हैं, बिल्डिंग्स कलैप्स हुई हैं, इसेंशियल लाइफ लाइन्स कलैप्स हुई हैं, वो सब इसी लाइन पे हुई हैं। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल देखी, ये योगियाकार्ता इन इंडोनेशिया भी हाई साइज्मिक रीजन में आता है। सो ये पूरी लाइन, आल्दो के एपिसेंटर यहाँ पर है, बट रप्चर चूँकि इस तरफ को ट्रैवल किया है, तो उस पूरी लाइन के अलॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग शेकिंग एक्सपीरियंस हुई, और आप जैसे जैसे उससे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे ये शेकिंग रिड्यूस होती जाएगी। इंडोनेशिया बाय द वे एक ऐसा कंट्री है जिसका एग्जिस्टिंग बिल्डिंग स्टॉक पाकिस्तान से बहुत मिलता जुलता है। उनके बिल्डिंग स्टॉक का एक बड़ा हिस्सा अनरीइंफोर्स्ड मेसनरी स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल है, और एक एस्टीमेट के मुताबिक पाकिस्तान की 93% बिल्डिंग्स नॉन इंजीनियर्ड हैं, यानी उनके कंस्ट्रक्शन में किसी भी किस्म की इंजीनियरिंग प्रोविजन का कोई रोल नहीं है। जो रिमेनिंग 7% है, हमें नहीं पता कि उनमें कितनी इंजीनियरिंग जा सकी है। ठीक है, ये एस्टीमेट रिसेंटली हमने एक जगह एस्टीमेट देखा, और फिर अब हम चाहते हैं कि ये बार बार कोट हो, ये बात मीडिया में आए ताकि लोग सेंसिटाइज हों
कि सिर्फ 7% के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ये दावा किया जा सकता है कि ये किसी ना किसी इंजीनियरिंग प्रिंसिपल के तहत बनाई गई हैं। सो ज़्यादातर अनरीइंफोर्स्ड मेसनरी हाउसेज हैं वहाँ पे, और ये वर्स्ट स्ट्रक्चर है जो हो सकता है। अर्थक्वेक की वजह से स्ट्रक्चर्स में जो फोर्सेस डेवलप होती हैं वो मैस प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कोई भी स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं बनाया जा सकता कि वो अर्थ को मूव होने से रोक सके। सो हम क्या कर सकते हैं कि हम स्ट्रक्चर्स को लाइट बनाएं ताकि उस मूवमेंट की वजह से जो फोर्सेस स्ट्रक्चर में डेवलप होनी है वो कम डेवलप हो, ठीक है। सो बाकी फोर्सेस से तो हम लड़ते हैं एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जो भी लोड हमारे स्ट्रक्चर पे लगेगा हम स्ट्रक्चर को मजबूत बनाएंगे ताकि वो लोड को बैलेंस कर सके। अर्थक्वेक के केस में ऐसा नहीं है। अर्थक्वेक तो एक मूवमेंट है, जो शेकिंग है, जो बेस के ऊपर फील होगी स्ट्रक्चर को, आप उसको नहीं रोक सकते। आप ये कर सकते हैं कि उस स्ट्रक्चर को मैसिव ना बनाएं, बिकॉज दो डिफरेंट मैसेज अगर आप एज्यूम करें कि वो सिचुएटेड हैं अर्थ पे और पूरी अर्थ शेक करती है, तो मैसिव स्ट्रक्चर ज़्यादा फोर्स डेवलप कर लेगा अपने अंदर, ठीक है। आपको पता है कि जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा वो फोर्स भी ज़्यादा डेवलप करेगा, ठीक है, एक गिवन एक्सेलरेशन के अगेंस्ट। जो लाइटर स्ट्रक्चर होगा वो कम फोर्स डेवलप करेगा। तो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स, लाइटर स्ट्रक्चर्स कामयाब हैं अर्थक्वेक के अगेंस्ट। मैसिव स्ट्रक्चर या बड़े स्टिफ स्ट्रक्चर्स नाकाम हैं अर्थक्वेक के अगेंस्ट, ठीक है। सो हमारी पूरी की पूरी साइज्मिक डिज़ाइन फिलॉसफी इस प्रिंसिपल पे है कि हम कैसे उस एनर्जी को जो बेस के ऊपर आ चुकी है उसको एफिशिएंटली डिसिपेट करवाते हैं अपने स्ट्रक्चर की मूवमेंट से। मूव होने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसके अगेंस्ट स्ट्रेटजी कैसी हम दे सकते हैं। अनरीइंफोर्स्ड मेसनरी हाउसेस का मसला ये है कि ये ना स्ट्रॉन्ग हैं और ना लाइट हैं, ठीक है। ये ब्रिटल हैं, ये मैसिव हैं, ये ज़्यादा फोर्सेस एब्जॉर्ब कर लेते हैं फॉर द सेम शेकिंग, और फिर ये कि ये आउट ऑफ प्लेन डायरेक्शन में बहुत वीक हैं। एक दीवार अगर मैं उसको उसके प्लेन के परपेंडिकुलर धक्का दूं तो वो बहुत इजीली कलैप्स हो जाएगी, लेकिन उसके प्लेन के अलोंग अगर उसको दें, अगर प्लान व्यू में टॉप से मैं देखूं अगर, और लेट्स से कि एक वॉल जिसको टॉप से देखें तो वो इस तरह है, अगर इस पे यूं फोर्स लगेगी तो ये ज़्यादा फोर्स रेजिस्ट कर सकती है, बिकॉज उस डायरेक्शन में इसकी लॉन्गर डायमेंशन अवेलेबल है। अगर मैं यही फोर्स इसको यूं अप लगाऊं तो ये बड़ा इजीली दूसरी डायरेक्शन में कोलैप्स हो जाएगी। सो आप इमेजिन करें कि ये दीवारें अनरीइंफोर्स्ड मेसनरी है और ये बहुत मैसिव मेसनरी है जो आपके ऊपर आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन में कोलैप्स हो जाती है। एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट हैपन्स अर्थक्वेक के केस में, कि ये वीकेस्ट लिंक है हमारे बिल्डिंग स्टॉक का। सबसे ज़्यादा डैमेज इनकी वजह से होता है, ये सबसे चीपेस्ट भी हैं, ये भी एक मसला है, ठीक है, कि ये सबसे ईजीली बनाई जा सकती हैं, इनमें कोई स्किल्स नहीं चाहिए, इनके लिए कोई सीमेंट नहीं चाहिए, और इसी तरह बाकी भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बहरहाल ये तो डिस्कशन वल्नरेबिलिटी के टॉपिक में सर करेंगे। अभी वापस जाते हैं दोबारा से उन्हीं ओरिजिनल कॉजेज़ की तरफ जो हम पढ़ रहे थे, और कंक्लूड करते हैं कि असल कॉज क्या है अर्थक्वेक की, वो क्या फोर्स है जो इनको मूव करवाती है। इस सिलसिले में जो सबसे पहली डेवलपमेंट हुई वो 1910 में हुई। एक जर्मन रिसर्चर हैं एल्फ्रेड वैगनर, बहुत बड़ा नाम है साइज्मोलॉजी में। उन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट की और उसको आजकल हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई 200 मिलियन साल पहले, बाय द वे अर्थ की अपनी जो लाइफ है वो कोई 4 बिलियन ईयर्स के करीब एस्टिमेट की गई है, 4 अरब साल। और इसमें ज़ाहिर है कि पहले 1-2 अरब साल तो वो हैं जिसमें ये आग का ही गोला था, एक पार्ट ऑफ सन था, और फिर उसके बाद ये एक मैसिव बम्बार्डमेंट ऑफ डिफरेंट हेवनली बॉडीज़ जो अपने साथ वाटर लेकर आए, मोस्टली कॉमेट्स, उनकी बम्बार्डमेंट के नतीजे में, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर तक जारी रही, ये कूल डाउन हुई है, और फिर पिछले 1 बिलियन साल से इसकी वो शक्ल बनना शुरू हुई जिससे आज हम वाकिफ़ हैं। तो ये थ्योरी ये पेश की एल्फ्रेड वैगनर ने कि 200 मिलियन ईयर्स अगो ये अर्थ का जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हमें अभी नज़र आते हैं ये एक ही कॉन्टिनेंट थे जिसको उसने पैनजाया का नाम दिया, एक सुपर कॉन्टिनेंट था। फिर किसी वजह से ये एक दूसरे से टूटे
और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर होने शुरू हुए। और तकरीबन जो है वो 150 मिलियन ईयर्स अगो उनकी कुछ कंडीशन थी, 50 मिलियन ईयर अगो कुछ कंडीशन थी, और आज इनकी ये कंडीशन है जो हम देखते हैं कि ये दूर दूर हैं। और उस वक्त वो इसकी रीज़न भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो क्या फोर्स थी जिसने उस सुपर कॉन्टिनेंट को तोड़ा, वो क्या फोर्स है जो इनको दूर दूर मूव करवा रही है। बट उसके पास कुछ अपनी रीज़न्स थी। वो रीज़न्स ये थी कि पहली रीज़न तो ये कि सारे कॉन्टिनेंट अगर आप उनको एक जिगसॉ पज़ल की तरह माने तो वो जुड़ जाते हैं, उनकी शेप्स आपस में जुड़ के एक वाकई सुपर कॉन्टिनेंट बन जाता है। साउथ अमेरिका अफ्रीका के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, इसी तरह बाकी कॉन्टिनेंट्स भी आप जोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ साइंटिफिक रीजंस भी थी। फॉर एग्जांपल एक ऐसी स्पीशी जो एक कॉन्टिनेंट पे इवॉल्व हुई, वो दूसरे कॉन्टिनेंट पर भी वही स्पीशी एग्जिस्ट करती है, एंड देयर वाज नो वे कि वो यहाँ से इवॉल्व होके वहाँ जा सके, विच मीन्स कि ये कभी एक ही थे और उसमें ये स्पीशी एग्जिस्ट करती थी और बाद में ये दूर दूर हुए। इसी तरह जिस तरह बायोलॉजिकल साइंसेस की मैंने मिसाल दी, किसी कुछ और साइंसेस से जो आर्गूमेंट है या जो एविडेंस है वो उसके हक में आना शुरू हो गया। बट उसकी लाइफ स्पैन में किसी ने उस पर यकीन नहीं किया, और उस वक्त वो ही वॉज राउंडली कंडेम्ड। लेकिन बाद में ये थ्योरी सही साबित हुई, एग्जैक्टली जैसे उसने प्रिडिक्ट किया था। वाकई इतने मिलियन साल पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था और वो वक्त के साथ टूटा और वो कई कॉन्टिनेंट्स में कन्वर्ट हो गया। सो ये जो बॉटम पे आपकी ये स्केल चल रहा है ये मिलियन ईयर्स है। आई थिंक ये 150 मिलियन ईयर से स्टार्ट होता है और ज़ीरो तक वापस आता है। सो अगर इसको 150 पे आप देखें, उसका एक स्क्रीनशॉट लें, तो सुपर कॉन्टिनेंट था, और वो फिर जैसे जैसे आप उसको पीछे ला रहे हैं, देखें कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। साउथ अमेरिका वाकई अफ्रीका से टूटा है, ठीक है। और इसमें जो हमारे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो तो ये है कि आप देखें इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहाँ से आया। 200 मिलियन ईयर्स पहले हम तो साउथ पोल पे थे, ऐसे ही है ना। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट देखें, बॉटम से स्टार्ट हुआ और कोई 65 मिलियन ईयर्स पहले, 65 मिलियन ईयर पहले इसने हिट किया टॉप पर चाइना और रशिया का जो कॉन्टिनेंट है। सो मैं मार्क करता हूँ, ये देखें ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जो ऊपर को मूव कर रहा है, ठीक है, और ऑलमोस्ट 65 मिलियन ईयर पहले इसने हिट किया। सो इट्स लाइक अ कार क्रैश अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करें, ऐसा ही है ना। सो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि असल में क्या हो रहा है। हम कहीं बॉटम से स्टार्ट हुए और ऊपर को मूव किए और हमने हिट किया है यूरेशियन प्लेट को, जिसको आज हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं, बट एक जो भी पीस ऑफ लैंड है टॉप के ऊपर। सो इज इट क्लियर, ये क्या आप सब लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बॉटम से ऊपर जा रहा है। सो आज हमारे पास डिफरेंट पिक्चर्स हैं, हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट गेस कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि इतने मिलियन ईयर पहले क्या सिचुएशन थी, इतने मिलियन ईयर पहले क्या सिचुएशन थी, और फिर हम एक एनिमेशन भी बना सकते हैं जैसे एक आपको दिखाई है। सो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर हमारे पास सिचुएशन है कि देखें पहले ये था 270 मिलियन ईयर पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, 150 मिलियन ईयर पहले ये सिचुएशन थी, और आज 1 मिलियन ईयर पहले ये सिचुएशन है। बट जैसे मैंने बताया कि वो इसकी रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर सका, और बाद में हमें इसकी रीज़न मालूम हुई और थ्योरी दुरुस्त साबित हुई, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने कहा है। आज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कहती है कि अर्थ की जो कंपोजिशन है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है, 3 ब्रॉड लेयर्स, और फिर आगे से फर्दर भी क्लासिफिकेशन है। सबसे टॉप के ऊपर एक बड़ी थिन क्रस्ट है, ठीक है, जो कि पूरी अर्थ के साइज़ के मुकाबले में सिर्फ उतनी थिक है जैसे कि सेब के ऊपर उसका छिलका, बहुत बारीक। ये छिलका है जिसको हम अर्थ समझते हैं, ये छिलका है जिसके ऊपर सब कंट्रीज़ हैं, सब ओशंस हैं, सब माउंटेन्स हैं, सब वॉल्केनोज हैं, सब कुछ है। ये छिलका तकरीबन 40 से लेके 80 किलोमीटर तक थिक है, यानी अर्थ का अपना साइज़ इतना है कि अर्थ का अपना रेडियस 6400 किलोमीटर है इस ग्लोब का, ठीक है। 6400 किलोमीटर रेडियस में टॉप के ऊपर 40, 50, 60, 70 डिपेंड करता है कहाँ पर हैं आप,
ये वो थिकनेस है जो कूल्ड थिकनेस है या जो क्रस्ट कहलाती है, ठीक है। सो टॉप के ऊपर क्रस्ट है जो कि 40 से लेके 80 किलोमीटर तक थिक है, इसकी ये थिकनेस है। अब आप इमेजिन कर लें कि ये 80 किलोमीटर थिक को मैं एक छिलका कह रहा हूँ, ठीक है, यानी ओवरऑल अर्थ के साइज़ के मुकाबले में। इसके नीचे ये बड़ा फ्रेजाइल है। अभी कैसे है फ्रेजाइल मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि इसके नीचे जो लेयर है उसको मैंटल कहते हैं, और ये मैंटल हाईली प्रेशराइज्ड मोल्टन रॉक्स हैं। और फिर उसके भी नीचे जो अर्थ की कोर है वो फिर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक सॉलिड कोर है जो कि मोस्टली निकल की और हैवी मेटल्स की बनी हुई है, और फिर उस एक लिक्विड कोर है, उसका एक लेयर लिक्विड है जो हाईली प्रेशराइज्ड मोल्टन रॉक्स हैं। उस कोर का टेम्परेचर वही है जो सन की सरफेस का टेम्परेचर है, बिकॉज इट वॉज वंस सन, अर्थ वॉज वंस सन, ठीक है। सन से अलग हुआ वो मटेरियल और एक प्लैनेट की शक्ल में कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो कोर का टेम्परेचर अभी भी सन का टेम्परेचर ही है। कोर का अपना साइज रफली उतना होगा जितना हमारा मून है, यानी अभी मैं आपको स्केल पर तो नहीं दिखा सकूंगा, बट ये एक ज़्यादा बेहतर इलस्ट्रेशन है जो ये बताती है कि ये 0 to 100 किलोमीटर थिक क्रस्ट है। 0 इसलिए कहा कि कुछ जगहों पे ये क्रस्ट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, वहाँ से डायरेक्टली मैग्मा ऊपर आ रहा होता है, वो मोल्टन रॉक्स ऊपर आ रही होती हैं, तो प्रैक्टिकली क्रस्ट है ही नहीं कुछ जगहों पे, बट ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर तक है। उसके बाद देखें ये मैंटल है, मैं सिर्फ जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो बता रहा हूँ। तो क्रस्ट, फिर मैंटल और फिर कोर। कई दफ़ा क्रस्ट और मैंटल के अपर पार्ट को मिला के लिथोस्फेयर भी कह दिया जाता है, ठीक है, बट मेनली 3 नाम याद रख लें, क्रस्ट, मैंटल और कोर। सो कोर का जो अपर हिस्सा है वो लिक्विड है, फिर जो बिल्कुल सेंट्रल कोर है वो सॉलिड है, हैवी मेटल्स की, आयरन, निकल। ये कोर है जिसने अर्थ को उसकी मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, कोई भी मैग्नेट आप कहीं पर भी अर्थ की सरफेस पे आप उसको फ्रीली लटकाएं वो नॉर्थ साउथ अलाइन हो जाएगा, बिकॉज देयर अर्थ इज़ अ मैग्नेट। अर्थ एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट है, ठीक है, और वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को कोई दूसरा मैग्नेट डिटेक्ट कर सकता है। कंपास का यही प्रिंसिपल है। सो अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे कि ये जो क्रस्ट है ये किस चीज़ की बनी हुई है। पहली तो ये बात कि ये सॉलिडिफाइड रॉक है, ये वो टॉप सरफेस है जो सॉलिडिफाई हो चुकी हुई है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात इसमें समझने की ये है कि ये जो क्रस्ट है, जो भी टॉप छिलका है, ये इट इज़ नॉट वन कॉन्टिन्यूस शेल। जैसे अंडे का छिलका होता है ना, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कुछ बड़ी बड़ी प्लेट्स पर मुश्तमिल है, यानी बड़े बड़े पीसीज पर मुश्तमिल है। इसमें क्रैक हैं, ठीक है। सो कई दफ़ा मैं समझाने के लिए कहता होता हूँ कि जब आप अंडा उबालते हैं और उसको ज़्यादा ओवर बॉयल कर दें तो उसकी टॉप जो शेल है वो उसमें क्रैक आ जाते हैं, ठीक है। अब वो देखने में तो एक ही है, कवर्ड शेल है उसका, बट आप गौर करें तो उसमें क्रैक आए होते हैं। अर्थ की क्रस्ट भी यूं ही है कि वो एक जो क्रस्ट है वो ओवरऑल एक कॉन्टीन्यूस चीज़ नहीं है, बल्कि वो बड़ी बड़ी प्लेट्स पर मुश्तमिल है, बड़े बड़े पीसीज ऑफ लैंड पर मुश्तमिल है। उन पीसीज ऑफ लैंड पर हमारे कंट्रीज़ हैं, हमारे ओशंस हैं, हमारा सब कुछ है, ठीक है। वो जो पीसीज ऑफ लैंड है उन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। सो एक्चुअल में तो अभी आपके ज़हन में ये पिक्चर बन रही होगी कि ये एक टेक्टोनिक प्लेट एक क्रस्ट का ही हिस्सा है, बट असल में टेक्टोनिक प्लेट टेक्निकली क्रस्ट और फिर मेंटल के भी थोड़े से हिस्से को ऐड कर लें तो वो लिथोस्फेयर जो मैंने नाम लिया था असल में ये उसका नाम है। बट ओवर सिंप्लीफाई थोड़ा कर लें तो हम यही कह सकते हैं कि जो क्रस्ट है वो बड़े बड़े टुकड़ों पर से मिलके बनी है। अब ज़रा इमेजिन करें, मेंटल इज़ हाईली प्रेशराइज्ड मोल्टन रॉक्स और फिर कोर तो है ही मोल्टन रॉक्स, तो इसका मतलब है इन मोल्टन रॉक्स के समंदर पर कुछ सॉलिड टुकड़े तैर रहे हैं, ऐसे ही है ना। ये ज़्यादा बेहतर डिस्क्रिप्शन होगी इसकी। अगर मैं ये पिक्चर आपको दिखाऊं तो ये जो छिलका है ये सॉलिड छिलका है, लेकिन ये लिक्विड के ऊपर तैर रहा है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि फ्री फ्लोट कर रहा है, ये असल में बड़े बड़े पीसेज हैं जो एक तरह जिगसॉ पजल की तरह
एक तरह के जो है वो सरफेस को कंपोज कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये इनकी अपनी मूवमेंट इन बड़े बड़े पीसेस की, इन टेक्टोनिक प्लेट्स की, वो डिपेंड करती है कि ये जो लिक्विड जिसके ऊपर ये रेस्ट कर रहे हैं, उन लिक्विड में क्या मूवमेंट्स आ रही हैं। सो यूँ समझ लें कि ये मेंटल असल में एक मोल्टन रॉक्स का समंदर है, और जिस तरह किसी भी समंदर में लहरें होती हैं, करंट्स होती हैं, इसमें भी करंट्स हैं, और वो करंट्स अपने ऊपर रेस्ट करने वाली टेक्टोनिक प्लेट को भी अपने साथ मूव करवाएंगी, जाहिर है ऐसे ही है ना। सो इसका मतलब ये है कि अच्छा वो जो करंट्स हैं या वो जो मूवमेंट्स हैं वो ऐसे नहीं हैं कि वो बहुत फास्ट हैं, लाइक 1 सेंटीमीटर पर ईयर या 2 सेंटीमीटर पर ईयर, ये रेट है उनका। सो ये रीज़न है उन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की, कि टॉप से जब हमें दो पीसेस ऑफ मैस डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव होते हुए नज़र आते हैं, तो असल में वो इस वजह से मूव हो रहे हैं। उन करंट्स की रीज़न ये है जो कि उस मोल्टन रॉक्स में है, वो रीज़न बड़ी आसानी से समझाई जा सकती है। सॉरी मेरी एग्जांपल थोड़ी बहुत बेसिक सी हैं, मतलब, बट आई थिंक आपके लिए ज़्यादा सूट करेंगी ये। कन्वेक्शन का नाम सुना है आपने? ये एक प्रोसेस है जो हीट ट्रांसफ़र का बाइस बनता है। अगर आप पानी गर्म करें एक बर्तन में, तो जो पानी का हिस्सा बॉटम पर होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा और वो ऊपर को मूव करेगा, और ऊपर से रिलेटिवली ठंडा पानी नीचे को आएगा। तो आपको घुमाने की ज़रूरत नहीं है पानी को, आप बस हीट पे रख दें, वो खुद ही थोड़ी देर बाद सारे पानी का टेम्परेचर एक ही हो जाएगा, बिकॉज नेचुरली उसमें अप डाउन करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे भी होती है कि जो मोल्टन रॉक्स कोर के ज़्यादा करीब हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर रखती हैं बनिस्बत जो क्रस्ट के ज़्यादा करीब हैं, ठीक है। तो जो रॉक्स आपकी यहाँ पर हैं वो ऊपर आना चाहेंगी, जो ऊपर हैं वो नीचे मूव करेंगी। जो रिलेटिवली कूलर रॉक्स हैं, रिलेटिवली कूलर रॉक्स हैं वो भी मोल्टन, बट उनकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी बनिस्बत उनसे जो बहुत हाई टेम्परेचर मोल्टन रॉक्स हैं। सो ये कन्वेक्शन का प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा, जिसकी वजह से इनके ऊपर जो प्लेट्स हैं वो भी मूव करती रहेंगी। तो अब आई थिंक आपके पास रीज़न है कि क्यों दो पीसीज ऑफ लैंड मूव करते हैं, या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किस वजह से है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि जब तक कोर है ये प्रोसेस होगा। कोर, इसका मतलब है जब तक अर्थ है ये प्रोसेस होगा। हमारे नैरो स्लाइस में इस प्रोसेस में कोई तब्दीली नहीं आने वाली, ठीक है। ये एक इतने ग्रैंड स्केल का फिनोमेना है कि बस हमने इसको अभी समझना शुरू किया है सिर्फ। सो अगर आप सरफेस से देखें तो आपको मुख्तलिफ पीसेज ऑफ प्लेट्स नज़र आएंगी, प्लेट्स असल में, और वो हर मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रही होंगी, और ये मूवमेंट कई हज़ार साल से इसी तरह है, ठीक है। सो अगर आप देखें तो ये अफ्रीकन प्लेट है, ये उस तरफ को मूव कर रही है। इस फिगर में जो एरो है उसकी डायरेक्शन उसकी मूवमेंट को शो कर रहा है, और जो एरो की लेंथ है वो ये बता रहा है कि ये कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है। लेकिन अगेन आई रिपीट कि ये जो इसकी मूवमेंट का रेट है, इसको आप ऐसे एग्जांपल से समझें जैसे जिस रेट से आपके नाखून बढ़ते हैं, ठीक है, कि जिसको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। ओवर मैनी ईयर्स रिकॉर्ड किया जाए तो फिर जो है विजुलाइज किया जा सकता है, ठीक है। सो हमारे पास ऐसे आजकल सोफिस्टिकेटेड जीपीएस नेटवर्क और एरेज अवेलेबल हैं जो कि अर्थ की क्रस्ट में ज़रा सी भी मूवमेंट जो है वो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। उससे हमें इन मूवमेंट्स का पता चला है। कुछ जगहों पे देखें दो पीसीज ऑफ लैंड या दो प्लेट्स आपस में डायरेक्टली कोलाइड कर रही हैं, कुछ जगहों पे एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और कुछ जगहों पे दे आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, चूँकि हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हैं तो हमें यहीं की मैं इस मिसाल देता हूँ। इस प्लेट की, इस पीस ऑफ लैंड की मूवमेंट ऐसे है, ऊपर को है। सो इट्स लाइक इट इज़ जस्ट शबिंग इन टू दी अदर पीस ऑफ लैंड, जैसे आपने उस एनिमेशन में भी देखा। सो हम लोग ऐसे हैं जैसे एक कार में बैठे हुए हैं और कार का ऑलरेडी बोनट जो है फ्रंट ऑलरेडी क्रैश हो चुका है और हम पिछली सीट पे हैं, ठीक है। सो जो हिमालयन बेल्ट है, हिमालयन ओरोजेनिक बेल्ट, ये ऑलरेडी उस फ्रंट लाइन पे है जिधर क्लैश हो रहा है, ठीक है। और असल में देखा जाए, और आप बाद में इसको एक्सप्लोर भी कीजिएगा,
हिमालयन बेल्ट तो असल में रिजल्ट ही इस क्रैश का है, ठीक है। यानी जब भी दो पीसेस ऑफ लैंड क्रैश होते हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, ओवर द ईयर्स वो माउंटेनियस रेंज बन जाती है वहाँ पे। अगर दोनों प्लेट्स जो हैं वो इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं तो वो एक दूसरे को ऊपर मूव करवा देंगी, ठीक है। और आप ये पढ़ेंगे कभी, आप देखेंगे कि जो हिमालयन बेल्ट है, माउंट एवरेस्ट है, वो हर साल 1 सेंटीमीटर या कुछ डिस्टेंस मज़ीद बुलंद हो जाती है, बिकॉज ऑलरेडी वो फिनोमेना जारी है। वो क्रैश अभी भी हो रहा है, ठीक है, बट उसको विजुलाइज करने के लिए आपको हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स चाहिए, जैसे कि वो एनिमेशन थी, मिलियंस ऑफ ईयर्स की एनिमेशन थी। सो कुछ जगहों पर ये एक दूसरे से प्लेट्स दूर जा रही हैं, जैसे ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन आप इससे कर सकते हैं कि आम तौर पे जिधर प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं वो एरियाज़ ओशंस में हैं, उनको ओशियानिक रिजेस कहते हैं। और जहाँ पर दो प्लेट्स एक दूसरे को कन्वर्ज कर रही हैं उसे कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। सो 3 टाइप्स हैं प्लेट बाउंड्रीज की, और वो वही टाइप्स हैं, एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, या स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। जहाँ पर एक दूसरे की तरफ प्लेट्स जाती हैं, जिन जिन रीजन्स में हमें ये मालूम हुआ है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पर फिर 2-3 फिनोमेना हो सकते हैं, जिनमें से एक फिनोमेना कहलाता है सबडक्शन। सबडक्शन ये है कि जो वीकर प्लेट है वो स्ट्रॉन्गर प्लेट के नीचे दोबारा से मेंटल में डूब जाती है, ठीक है। यानी आप इमेजिन करें कि 2 चीज़ों का कोलिजन हो रहा है और उनमें से जो वीकर है वो स्ट्रॉन्गर के नीचे दोबारा से डूब जाएगी, मेंटल में चली जाएगी। हमें ये इसलिए मालूम है कि आज मेंटल को अगर एनालाइज करें तो वो पुरानी क्रस्ट की डेड बॉडीज से भरा हुआ है, विच मीन्स कि कभी वो क्रस्ट भी सरफेस पे थी और आज वो मेंटल में है। तो इसका मतलब है कि अर्थ में कुछ जगहों पर क्रस्ट मेंटल में वापस जा रही है और कुछ जगहों पर नई क्रस्ट बन रही है। वो कौन सी जगह हैं? जहाँ पर दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब वो दूर जा रही हैं तो नीचे से मोल्टन रॉक्स मेंटल में से ऊपर आ रही हैं और वो नई क्रस्ट सॉलिडिफाई होके, कूल डाउन होके नई क्रस्ट बना रही हैं। इसका मतलब है कि अर्थ अपनी सरफेस कॉन्स्टेंटली बदल रही है, ठीक है। यानी अपना छिलका आप यूँ समझ लें, जिसको मैं कह रहा हूँ, वो बार बार रिप्लेस होता है, कुछ मिलियन ईयर्स के बाद रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि जिधर जिधर भी वो कोलाइड हो रहा है वहाँ पे वो डूब रहा है, कुछ जगहों पे नया बन रहा है, और ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर से कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल। सबडक्शन जोन सबसे लार्ज मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक प्रोड्यूस कर सकते हैं, और सबसे बहुत मशहूर सबडक्शन जोन है सुमात्रा सबडक्शन जोन। मैं उसकी एक एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ, वो आगे आएगी अभी 2-3 स्लाइड्स के बाद। बट हमारे यहाँ मकरान सबडक्शन जोन है साउथ में, अरेबियन सी में। अरेबियन प्लेट इज सबडक्टिंग अंडर यूरेशियन प्लेट जिस पर हम हैं, ठीक है। सो वो मकरान सबडक्शन जोन है। सो ये भी मुमकिन है कि सबडक्ट होने के प्रोसेस के दौरान दोनों प्लेट स्टक हो जाएं और फिर एक दिन फ्रिक्शन ओवरकम हो और फिर जो है वो अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है। सो एक और पिक्चर देखें ये कि जिसमें ये लाइंस दिखाई गई हैं, और ये पैसिफिक प्लेट है जिस पर ऑलमोस्ट सारा का सारा पैसिफिक ओशन है इस प्लेट के ऊपर। ओशंस की जो एवरेज थिकनेस है कोई गैस कितनी होगी? क्रस्ट का तो आपको पता है 100 किलोमीटर तक हो सकती है थिक। इस क्रस्ट के ऊपर ओशंस हैं, तो ओशन कितने थिक होंगे? एवरेज थिकनेस 5 किलोमीटर है ओशन की, विच मीन्स कि अगर अर्थ को श्रिंक किया जाए एक फुटबॉल के साइज़ का, तो ये सब ओशन अगर उसी रेशो से श्रिंक करें तो ये एक बड़ी बारीक सी मॉइस्चर की फिल्म या मॉइस्चर की लेयर होगी जो आप उस फुटबॉल के ऊपर महसूस करेंगे। दिस इज़ द स्केल ऑफ दीज ओशंस, जो हमें बहुत मैसिव लगते हैं, ठीक है। सो क्रस्ट के ऊपर ऑन एवरेज 5 किलोमीटर, बट कुछ जगहों पे ज़्यादा, जैसे मारियानास ट्रेंच का नाम सुना होगा आपने, डीपेस्ट पॉइंट इन सी, आई थिंक 11 किलोमीटर उसकी थिकनेस है, बट ऑन एवरेज 5 किलोमीटर, विच इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू एक्चुअल थिकनेस ऑफ दैट प्लेट जो 100 किलोमीटर थिक प्लेट है, ठीक है। सो ये स्केल आपके जहन में होना चाहिए।
पैसिफिक प्लेट, जो कि ये बड़ी सी प्लेट है जिसकी ये बाउंड्री रेड कलर में शो हो रही है, इस पर ऑलमोस्ट सारा का सारा पैसिफिक ओशन है। और इस रीजन को, ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। बहुत बड़ी तादाद में अर्थक्वेक इसी रिंग के अलोंग आते हैं। बिकॉज अभी तक आप गेस कर चुके होंगे कि अब होता ये है कि ये जो प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं ये इंटरैक्ट करती हैं। जहाँ भी दो प्लेट्स आपस में लेट्स से एक दूसरे से टकराव में हैं या दे आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, वहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। अर्थक्वेक हर जगह नहीं आते, बल्कि जहाँ जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं वहाँ आते हैं। बिकॉज इनकी रीज़न ये है कि जो मूवमेंट में जब भी ये दोनों प्लेट्स स्टक हो जाएंगी और वो कुछ अरसे बाद रिलीज होगी एनर्जी, तो वो अर्थक्वेक होगा। ठीक है। सो 90% ऑफ द अर्थक्वेक्स, मोर देन 90% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक्स, दे जस्ट अकर ऑन दीज प्लेट बाउंड्रीज। असल में इसको ज़्यादा स्पेसिफिक कर देते हैं। 90% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक्स उन प्लेट बाउंड्रीज पे आते हैं जो एक दूसरे से बाहम मुतसादिम हैं। ठीक है। बिकॉज जहाँ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं वहाँ पे तो ये इशू नहीं होगा ना कि वो फ्रिक्शन की वजह से स्टक हो जाएगी मूवमेंट, तो जस्ट 10% मे बी और इवन लेस देन दैट। तो कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज पे मोर देन 90% ऑफ द अर्थक्वेक आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बड़े अनलकी कंट्री होंगे अगर आप इन लाइंस में से किसी एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ऐसा ही है ना। अगर आप इन लाइंस के बीच में हैं कहीं पे, जैसे अफ्रीका के सेंटर में है, तो आपको कोई हैजर्ड नहीं मिलेगा अर्थक्वेक का, राइट। सो दो प्लेट्स की बाउंड्री पे लाए होना इज अ सिग्नेचर कि आपके यहाँ साइज्मिक हैजर्ड बहुत हाई होने वाला है। पाकिस्तान 3 प्लेट्स की बाउंड्री पर है। ठीक है। पाकिस्तान 3 प्लेट्स की बाउंड्री पर है। हाफ पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज ऑन इंडियन प्लेट, जिसको कई दफ़ा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं, बिकॉज आगे जाके ऑस्ट्रेलिया भी उसी प्लेट पे है। सो आधा मुल्क हमारा एक प्लेट पे, इंडियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, बाकी आधा मुल्क हमारा एक और प्लेट पे जिसे कहते हैं यूरेशियन प्लेट, जिस प्लेट पे चाइना है, अफ़गानिस्तान है, मिडल ईस्ट है, बाकी है। और साउथ में ये अरेबियन प्लेट है जो कि यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है यहाँ से मकरान के पास, जिसकी वजह से हमारे पास मकरान सबडक्शन जोन है। ठीक है। सो एग्जैक्टली पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री पर तो नहीं है ये लाइन, थोड़ा सा आगे करके समंदर में है। ठीक है। ये येलो लाइन जो शो कर रहे हैं। सो हम लिटरली 3 प्लेट्स की बाउंड्री पर हैं और ये तीनों प्लेट्स कन्वर्जिंग कंडीशन में हैं ओवरऑल। हाँ, साउथ में ये जो मूवमेंट बनती है थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म टाइप बन जाती है, बट अगर आप देखें तो हम डायरेक्टली उस कार क्रैश का हिस्सा हैं। जो कार क्रैश हो रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का यूरेशियन प्लेट के साथ, जिसकी वजह से ये हिमालयन बेल्ट बनी है। ठीक है। और वो हिमालयन बेल्ट हमारे यहाँ भी नॉर्थ से दाखिल हो रही है। साउथ में अगर आप इस एरो को देखें और फिर इस एरो को देखें तो ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म यानी स्लाइडिंग पास्ट वाला मामला हो जाता है, बट नॉर्थ में तो हेड ऑन कोलिजन है ऐसे ही। और इसी तरह मकरान के केस में तो सबडक्शन है। तो हमारे यहाँ हर तरह का साइज्मोटेक्टोनिक एनवायरनमेंट है। ठीक है। यानी 2 प्लेट्स की बाउंड्रीज भी हैं, 3 प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं, सबडक्शन जोन है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है, और फिर डायरेक्ट हेड ऑन कुलियन है जिसको नॉर्थ कुलियन बाउंड्री कहते हैं। NCB से रिप्रेजेंट किया हुआ है नॉर्थ कुलियन बाउंड्री, फिर वेस्टर्न कुलियन बाउंड्री। सो हम उन चंद मुल्कों में से हैं या चंद अनफॉर्चुनेट मुल्कों में से हैं जो मुख्तलिफ प्लेट्स पर वाक़ हैं। ठीक है। ये ज़्यादा क्लियर पिक्चर है और यहाँ पर आप देखें कि वो रेट भी अप्रॉक्सीमेटली लिखा हुआ है। ज़ाहिर है ये एक्यूरेट नंबर नहीं होगा, ये नई से नई स्टडीज़ आती जाएंगी। तो नॉर्थ वाली साइड पे जो कोलियन है वो हेड ऑन है 1.1 से 2 सेंटीमीटर पर ईयर, 2.9 सेंटीमीटर पर ईयर, बहुत थोड़ा रेट, एक साल में 2.9 सेंटीमीटर। इस तरह यहाँ पर देखें जो सबडक्शन हो रही है, ठीक है, साउथ में वो है 2.3 सेंटीमीटर पर ईयर, बहुत स्मॉल रेट है। कश्मीर 2005 का एपिसेंटर यहाँ पे था, मुजफ्फराबाद के पास कहीं,
ठीक है। इस मेन प्लेट बाउंड्री के साथ साथ बहुत से लोकल क्रैक्स भी होते हैं सरफेस में, जिनको फॉल्ट्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये तो रेड कलर में मेन प्लेट बाउंड्री है ना, आधा मुल्क एक बाउंड्री, एक प्लेट पे, आधा दूसरे प्लेट पे। और इसके साथ साथ पैरेलल में कई लोकल क्रैक्स होंगे ऐसे, जैसे एक ब्रिटल क्रैक होता है बड़ा, कंक्रीट में जैसे क्रैक होते हैं, एक बड़ा ब्रिटल क्रैक होता है, लेकिन उसके साथ कई छोटे छोटे क्रैक्स भी होते हैं, उनको फॉल्ट्स कहते हैं। और वो इस मेन प्लेट बाउंड्री के अलोंग होंगे। अगर फॉल्ट मैप आपको दिखाऊं मैं पाकिस्तान का, आगे मे बी नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगा, सो उसमें आप देखेंगे कि मेन प्लेट बाउंड्री गुजर रही है और उसके साथ साथ कई और भी क्रैक्स हैं। जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 100 से ज़्यादा क्रैक्स इस तरह के आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं अभी तक पाकिस्तान में। सो अगर आप पास्ट अर्थक्वेक्स को के एपिसेंटर्स को लोकेट करें वर्ल्ड मैप पे, तो इस तरह के मैप्स को कहते हैं साइज्मिसिटी मैप्स। ये किसी कंट्री के भी हो सकते हैं और पूरे वर्ल्ड के भी हो सकते हैं। तो ये एक अप्रॉक्सीमेटली पूरे वर्ल्ड का एक साइज्मिसिटी मैप है और इसमें मेजर अर्थक्वेक्स को प्लॉट किया गया है। तो आप ये देखें कि ये जो लाइंस आपको अर्थक्वेक्स की नज़र आ रही हैं, ये उन प्लेट बाउंड्रीज को कॉरेस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है। ये एक सबूत है इस बात का कि अर्थक्वेक्स हर जगह नहीं आते, अर्थक्वेक्स सिर्फ वहाँ आते हैं जहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, और उनके अलावा बहुत कम आते हैं, यानी लेस देन 10%। सो पूरा ऑस्ट्रेलिया एक प्लेट पे है, ठीक है। अफ्रीका का बड़ा हिस्सा एक ही प्लेट पे है, ठीक है। और पूरे कॉन्टिनेंट्स हैं जो एक प्लेट पर हैं, बट हम एक छोटा सा मुल्क 3 प्लेट्स पे है, ठीक है। सो ये एक एविडेंस है कि जो फॉल्ट लाइंस का आप देखें, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, ये जो कर्व है इसको अक्सर कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसके अलॉन्ग बहुत अर्थक्वेक्स आए हैं। सो मैं अपनी ये डिस्कशन अभी कंक्लूड करूँगा। हम हैज़र्ड असेसमेंट पे तो जा ही नहीं सके अभी, बल्कि पहला पार्ट भी नहीं कर सके, जो उसकी सिर्फ साइंस को ही डिस्कस कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का साइज्मिसिटी मैप है, इसमें मेन प्लेट बाउंड्री भी दिखाई गई है और फिर अर्थक्वेक्स को कलर कोडिंग की गई है बेस्ड ऑन देयर डेप्थ्स। और ये वो अर्थक्वेक हैं जो ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड 5 हैं, ठीक है। सो मोस्टली जो शैलो अर्थक्वेक्स हैं, यानी ये वायलेट कलर में, ये मेन प्लेट बाउंड्री के अलॉन्ग ही कॉन्सेंट्रेटेड हैं। और फिर जाहिर है कि ये पॉइंट्स असल में एपिसेंटर हैं। आपको नहीं पता कि हाइपोसेंटर कितना डीप है, वो कलर कोडिंग से शो हो रहा है। और फिर आपको ये भी नहीं पता कि जिन फॉल्ट्स ने इनको प्रोड्यूस किया है वो किस एंगल पे, कोई क्या एंगल है उनका, उसको डिप एंगल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हिंदू कुश रीजन है, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री से तो बाहर है, लेकिन ये पाकिस्तान में स्पेशली नॉर्थ में जो डीप अर्थक्वेक्स हैं वो हिंदू कुश से ही गवर्न होते हैं। और ये सारे के सारे एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं, इसकी एक ख़ास वजह है, ठीक है। ये वो एग्ज़ाम्पल जो मैं कह रहा था कि सुमाट्रा सबडक्शन जोन की, इंडोनेशिया के पास ये एग्जिस्ट करता है। और इसमें सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि एक प्लेट जो इंडियन प्लेट है वो ओशियानिक प्लेट है। जिस प्लेट के ऊपर मोस्टली ओशन होता है हम उसको ओशियानिक प्लेट कह देते हैं, ठीक है। सो एक प्लेट पे ओशन है, दूसरी प्लेट जिससे वो कोलाइड कर रही है वो सॉलिड है, वो लैंड है, ठीक है। और ओशियानिक प्लेट जो है वो सबडक्ट कर रही है लैंड वाली प्लेट के नीचे, यानी वो क्रस्ट जो कभी समंदर था जिसके ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगी, नीचे को सबडक्ट करेगी और मेंटल में दोबारा डिसॉल्व हो जाएगी। अब होता ये है कि जिस क्रस्ट के ऊपर कभी ओशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है और वाटर होता है, वो उसके साथ ही सबडक्शन में नीचे चला जाता है। और वो जब नीचे हॉट मैग्मा के साथ इन कांटेक्ट आता है, मेंटल के साथ इन कांटेक्ट आता है, तो वो जितना ऑर्गेनिक मटेरियल और वाटर होता है वो स्टीम बन के एक प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ जाना चाह रहा होता है, ठीक है। और कभी उसको वीकेस्ट पॉइंट मिल जाए तो वो इरप्ट होता है और वो एक धमाके से बाहर को वो सारा मटेरियल जाता है। ये है वॉल्केनिज्म, ठीक है। सो वॉल्केनिज्म इज समथिंग जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ही रिलेटेड है। सो नाउ यू नो द रीज़न के वॉल्केनोज क्यों होते हैं। वॉल्केनोज हमेशा सबडक्शन जोन के पास होंगे, जहाँ पर भी एक क्रस्ट का हिस्सा दूसरे के नीचे डूब रहा है, और स्पेशली वो हिस्सा डूब रहा है जिस पर कभी ओशन था, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल और वाटर है बहुत ज़्यादा।
ठीक है। सो वो इरप्ट होते हैं और वॉल्केनिज्म होता है जिसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। बट ये देखिए जो रेड डॉट्स हैं, आई डोंट नो आपको नज़र आ रहे हैं या नहीं, अलोंग द सबडक्शन प्लेन, ये वो पॉइंट्स हैं जो माजी में अर्थक्वेक आ चुके हैं। सो ये वो नुक्ते हैं जहाँ पर ये सबडक्शन का प्रोसेस स्टक हुआ था फॉर फ्यू 100 ईयर्स और फिर सडनली स्लिप हुआ और अर्थक्वेक आया। ठीक है। सो ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली जारी है, बार बार ये स्टक होती है, बार बार अर्थक्वेक आते हैं और ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक ये ओवरऑल ग्रैंड स्केल पे ये चीज़ें होती रहेंगी। सो जो सोर्स ऑफ मूवमेंट है वो कोर है। अगर आप इस सारे को ट्रेस बैक करें, वो कोर है। जब तक कोर गर्म है, कन्वेक्शन होगी तो प्लेट्स मूव करेंगी, प्लेट्स मूव करेंगी तो अर्थक्वेक आएंगे। ठीक है। और अर्थक्वेक भी आएंगे, वॉल्केनोज भी बनेंगे, वॉल्केनोज इरप्ट भी होंगे। ठीक है। सो इसका मतलब है कि अगर आपने अर्थक्वेक्स को रोकना है तो आपने कोर को ठंडा करना है, विच मीन्स के अर्थ को ख़त्म करना है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड कि 4 बिलियन साल हो चुके हैं कोर को और मज़ीद 4 बिलियन साल इसके अभी बाकी हैं। ठीक है। सो अभी कुछ नहीं बदलेगा। सो हम इसको दरमियान से समझ रहे हैं। ये एक ऐसी बुक है जिसका एक पेज हमारे सामने है और हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा। सो सोलर सिस्टम की अपनी लाइफ भी ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स रहती है अभी। सो आई थिंक यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू जी।